अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं MTS 622 का फाइनल टर्म सिलेबस। MTS 622 की बात की जाए तो इसका मिड टर्म भी बहुत इजी होता है, मींस कि सिंपल इसमें फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इसका जो फाइनल टर्म भी है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। स्टार्ट वाला इसके फाइनल टर्म के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए उनको कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और इसके जो 140 अबव जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आई थिंक अप टू 160 तक, वहाँ से आप लोगों के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वहाँ से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 101। मॉड्यूल नंबर 101 में जो आपके पास प्रॉब्लम है वो है शो डैट फोर्स फील्ड गिवन बाय। इसमें आपके पास एक फोर्स हमें गिवन है F इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई जेड आई माइनस एक्स वाई जेड जे प्लस 2x जेड के। ये आपके पास क्या है, एक फोर्स गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव शो करवाने के लिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डेल्टा ऑपरेटर के साथ। जब भी आपने किसी भी फोर्स, कोई भी फोर्स आपको गिवन हो, आपने उसको नॉन कंजर्वेटिव शो करवाना हो तो आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना डेल्टा ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर्स राइट करने होते हैं I, J एंड K। देन आपने क्या करना है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल बाय पार्शियल जेड राइट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ गिवन है I, J एंड K के साथ, आपने इनको यहाँ पे राइट करना है एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड 2x जेड। अब आपको पता है कि हम 3x3 मैट्रिक हो तो हम उसमें डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ ये आई यूनिट वेक्टर राइट करना है, देन आपने इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन दरमियान में माइनस का साइन, देन हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर आपने उसके बाद यहाँ पर लिखना है जे यूनिट वेक्टर, देन आपने इस रो और इस कॉलम को एंड करके आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर आपने के यूनिट वेक्टर लिखना है, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। ये हम 9-10 क्लास में इस चीज़ को पढ़ के आ चुके हैं, सिंपल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखें यह है पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड 2x जेड। इसमें आपने ये जो वैल्यू आपको गिवन होगी, आपने इसका y के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। मैं अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू y वाली वैल्यू नहीं है, इसमें जस्ट x एंड z है। तो जब आप इसका y के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ तो कांस्टेंट कंसीडर होगी। तो यहाँ पे इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने जितने भी हैं ये सारे करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, देखें अब यहाँ पर भी कोई आंसर आएगा, 0 आंसर नहीं आएगा। इसमें अगर आप z के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका z के ऊपर देखिए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये 2 स्टार्ट में एक्स वाई जेड। इस तरह आप इन सब का लेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कहीं पे आंसर 0 भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। मीन जो अब आपने इसका 3x3 प्रोडक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो इसका आपके पास जो आंसर आया है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। अगर इसका आंसर आपके पास 0 आ जाता है देन ये क्या होती, कंजर्वेटिव होती। तो इसको इतने ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ लिख दें कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव होगी। नेक्स्ट है आपके पास मॉड्यूल नंबर 102, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है ये भी आप 9 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग 9 क्लास के फिजिक्स या 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर आपने उसमें कुछ पढ़े थे कि मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। इसमें क्या है कि जो आपके पास रेस्टोरिंग फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किसके डायरेक्ट रिलेशन में होती है, डिस्प्लेसमेंट की। बस इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। और ये ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट रिलेशन में होती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसके बाद है जी आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्ट रिलेशन में है एक्स के। जब आप उसका डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे राइट करते हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा यहाँ पे के। एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें जो के की वैल्यू है ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या फिर ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। उसके बाद आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पे राइट करना है जो कि होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पे ए की जगह पे आपको पता है कि ए क्या है, डी वी बाई डी टी। जब आप इसका अगेन सबसे पहले होता है डिस्प्लेसमेंट से आपका वो वेलोसिटी, देन वेलोसिटी से आपका एक्सेलरेशन बनता है। जब आप इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसके इक्वल होता है, माइनस के एक्स के। अब यहाँ पे ये एम एक्स और ये किसके इक्वल आया, माइनस के एक्स के। तो ये जरा के क्या हो जाएगा, प्लस एम एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0।
दिस वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस वाइब्रेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। और इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मास ऑन स्प्रिंग सिस्टम। ये भी हमने 9 क्लास या 10 क्लास की फिजिक्स में इसको पढ़ा था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लिंक टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के रिप्रेजेंट। इसमें जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है, टाइम पीरियड का ये फार्मूला कि मास ऑन स्प्रिंग में एन स्प्रिंग पेंडुलम इसका क्या फार्मूला होता है। इसमें और कुछ भी याद रखने वाला नहीं है। T इज इक्वल टू 2πm/k स्क्वायर रूट। ये जो अब आप इसमें देखें, या आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये जैसे मैसन स्प्रिंग सिस्टम में जो टाइम पीरियड है ये एम्पलीट्यूड पर इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें यहाँ कहीं पर भी एक्स नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये किस पे इंडिपेंडेंट है? एम्पलीट्यूड पे एज वेल एज एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन का भी जिक्र नहीं है। जस्ट आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। उसके बाद है जी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में टी का क्या फार्मूला होता है टाइम पीरियड का? टी इज इक्वल टू 2πl/g स्क्वायर रूट। ये चीज़ आपने याद रखनी है मैसन स्प्रिंग सिस्टम में एंड सिंपल पेंडुलम में। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 103। मॉड्यूल नंबर 103 में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इन वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मीन्स जहाँ पर भी एम्पलीट्यूड का जिक्र होगा वहाँ पर आपने क्या बोलना है? मैक्सिमम डिस्टेंस। उसके बाद है जी टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं इट इज़ मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑसिलेशन सिस्टम टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। एक साइकिल एक ऑसिलेशन के वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना टाइम आपको रिक्वायर है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस पास हो रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड के इनवर्स रिलेशन में होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने फिजिक्स में पढ़ के आ चुकी हैं। उसके बाद एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम लेते हैं। E इज इक्वल टू T+P। टी यहाँ पे होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और V यहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है 1/2 kx स्क्वायर के। यहाँ पे हम दोनों का प्लस करके टोटल एनर्जी के इक्वल लिख देते हैं। मॉड्यूल नंबर 103 इसमें जो डेफिनेशंस हैं ये मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं। और ये वाली चीज़ भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। फिर मैसन स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड का फार्मूला एंड ये टाइम पीरियड का फार्मूला, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला, ये अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 105। मॉड्यूल नंबर 105 में आपके पास एक एग्जाम्पल है। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू -3xi एक्टिंग ऑन सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर वेयर I रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसमें आपके पास देखें E किसके इक्वल है? T+V। E किसके इक्वल होता है? T+V के। अब इसमें ये आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको पता है कि ये 1/2 kx इसके इक्वल होती है। ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चाहिए? V की वैल्यू चाहिए, वो हम यहाँ से सेपरेट करेंगे। V की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू ma। ए मैंने अभी आपको बताया कि वो dv/dt के इक्वल होता है, या आप इसको dx/dt भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे dv/dt लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर v की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे v की वैल्यू को निकालने के लिए f इज इक्वल टू m dv/dt। अब ये किसके इक्वल है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसके इक्वल है? -3xi। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x क्योंकि i तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? सेपरेट करना है dv/dt को, और ये आपके पास है m dv/dt इज इक्वल टू -3x। तो यहाँ पे जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये वाला जो m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू -3/m इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? v की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको x के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखें यहाँ पे क्या है? dv/dt -3/mx है। यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन ही यहाँ पे जस्ट आपके पास v बचेगा। और जब आप इसको x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पावर वो +1 होता है, जब हम उसको डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर स्टार्ट में लेकर हम -1 करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो? इसकी पावर हो जाएगी 2 हो जाएगी।
तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा v इज इक्वल टू -3/2m एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे c की कैसे आई, ये आपको पता है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं देन हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने c ली है, तो ये अगर हम c को 0 रखें तो ये आपके पास आएगा v इज इक्वल टू -3/2m एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, v देखें ये है v की वैल्यू आ गई हमें। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो है 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे ये m ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 भी ऐसे रहेगा। v का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। जब आप इस वाले वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 3 ज़ार, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जस्ट एक m बचेगा। ये हो जाए 9/2, 4 ज़ार क्या हो जाएगा 8, 9/8m, और साथ ये वाला जो वेरिएबल x की पावर 4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम T लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है 1/2 kx स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल आप नीचे लिखते हैं E इज इक्वल टू T प्लस V। टी की जगह आप लिख दें ये वाला फार्मूला जो भी हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी, और V क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप ऐसे लिख दें। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल उन्होंने ये आई डोंट नो कि उन्होंने ये स्टेप यहाँ पे क्यों ऐड किया है। सिंपल उन्होंने यहाँ पे लिखा है फोर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस डेल्टा ऑपरेटर V के। डेल्टा ऑपरेटर का आपको पता है कि ये होता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई वाई प्लस पार्शियल जेड। तो यहाँ पे साथ V है तो इसलिए हो जाएगा पार्शियल V बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल V बाई पार्शियल वाई, पार्शियल V बाई पार्शियल के, और यहाँ पे साथ यूनिट वेक्टर आई जे की। इसका फार्मूला आपके पास होता है कि ये -3xi के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें जस्ट आई वाली वैल्यू गिवन है, तो इट मीन्स कि जो पार्शियल V बाई पार्शियल एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा 3x के। बाकी जो पार्शियल V बाई पार्शियल वाई और पार्शियल V बाई पार्शियल के ये किसके इक्वल है 0 0 के इक्वल है। जस्ट उन्होंने ये वाला स्टेप इंक्लूड किया, लेकिन यहाँ पे देखें आपने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल ली। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि 1/2 kx स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ पे सिंपल जो एनर्जी हमें फाइंड करके देनी थी वो आप यहाँ पे ये आंसर बता सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये मोस्टली आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है। अच्छा नेक्स्ट है जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 106। इसमें डैम्पिंग फोर्स की डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन हार्मोनिक ऑसिलेटर आर कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पर फोर्स कोई भी एक्ट करती है उस फोर्स को हम लोग क्या नेम देते हैं, डैम्पिंग फोर्स का। और ये जो डैम्पिंग फोर्स होती है ये डिक्रीज करती है एम्पलीट्यूड को। ठीक है, ये डैम्पिंग को ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स का क्या रोल होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड को क्या करती है, डिक्रीज करती है। और सिंपल फोर्स अपोजिंग द मोशन डैम्पिंग फोर्स पर ये क्या होती है, ये वेलोसिटी के डायरेक्ट रिलेशन में होती है। डैम्पिंग फोर्स के बारे में आपने ये दो बातें लिखी हैं, एक ये आपके शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, क्योंकि ये एक ऐसी फोर्स है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पे एक्ट करती है, जिसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती है और ये वेलोसिटी के क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन में होती है। जो देखें यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू -bv। जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो डायरेक्ट रिलेशन में होती है v के। जब आप इसको ये डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट लगाते हैं वो हम b लगाते हैं। ठीक है, एफ डी इज इक्वल टू bv। लेकिन यहाँ पे देखें उन्होंने बताया कि ये अपोजिट एक्ट करती है, मीन्स कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये आपने डैम्पिंग फोर्स का ये फार्मूला वी की जगह हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, वी लिख लें, ये आपकी मर्जी है। ये दोनों ही आपके ठीक होंगे। बाकी डैम्पिंग फोर्स की डेफिनेशन और ये किसके लिए यूज़ होती है, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए, और ये इसका रिलेशन ये आपने लिखना है। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 107। मॉड्यूल नंबर 107 अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। देखें ये इसकी जस्ट यहाँ पे इतनी स्टेटमेंट है, इतना ज़्यादा लेंथी है आपके पेपर में मोस्टली नहीं। इसका हम सिर्फ एक नज़र देख लेते हैं। अदरवाइज जो मॉड्यूल नंबर 107 है ये आपके लॉन्ग या शॉर्ट में मैंने कभी इसको रिपीट होता हुआ नहीं देखा, क्योंकि एक तो इसकी ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा लेंथी है और फिर इसमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने, तो ये ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 4 अलॉन्ग वाई एक्सिस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन बाय फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल इक्वल टू 6y। आपको एक फोर्स गिवन है जिसके जी आपके पास मैग्नीट्यूड है 6y। ठीक है, इफ प्रिंसिपल इज इनिशियली एट रेस्ट एट y इज इक्वल टू 10। अगर आप y लेते हैं 10 के इक्वल तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो रेस्ट पे होगा। कंसिडर दैट पार्टिकल हैज़ अलॉन्ग डैम्पिंग फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 टाइम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो स्पीड के 6 टाइम ग्रेटर होता है। चलो जी अब हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अदरवाइज आप इसको इजीली स्किप कर सकते हैं। इसमें आपने फाइंड क्या करना है, एक आपने फाइंड करना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल और एक आपने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे आपने एक वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखें आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ गिवन है एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको पता है मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो फोर्स उन्होंने दी हुई है वो है 4y।
उन्होंने ये आपको ये फोर्स क्या दी हुई है, 4y दी हुई है, और एक यहाँ पे 6y और यहाँ पे अगेन 6y, 2 दफ़ा 6y है। देखें बाई न्यूटन सेकंड लाइफ इज इक्वल टू ma है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक की जगह y और ये 4y, ठीक है। अब देखें अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास जो डैम्पिंग फोर्स है वो -6y के इक्वल है, और यहाँ पे इन्होंने आपको एक और स्पीड भी दी हुई है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो 6 टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी -6y थी, और ये जो लास्ट में इन्होंने दिया है कि 6 टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल है, तो यहाँ पे अगेन 6y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6y, ठीक है ये। और यहाँ पर ये जो आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने फोर्स निकाली थी 4y, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू -6y। देन उन्होंने ये चीज़ लिखी है, आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ से लिखी है, मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला। आप सिंपल ये चीज़ लिखें y + 2/3y + 2/3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से उन्होंने y की वैल्यू को सेपरेट किया, b इज पावर -2/3t -2/3 स्क्वायर रूट a + bt पावर -2/3t। यहाँ तक भी अगर आप इसको लिख देंगे तो हो जाएगी आपकी पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम वो इतना ही पूछ सकते हैं आपसे, वो इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। सिंपल बस आपने ये 2-4 स्टेप लिखने के बाद लास्ट में ये आंसर लिख देना है। वैसे ही पेपर में आएगा नहीं, लेकिन अगर ये आ जाए तो आप बस इसको इतना सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 108। मॉड्यूल नंबर 108 में द यूलर थ्योरम, कि यूलर थ्योरम किसे कहते हैं। शॉर्ट में जस्ट वो इसकी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि जी यूलर थ्योरम को स्टेट करें, इसके स्टेटमेंट राइट करें। यूलर थ्योरम जो होता है ये आपके पास रिजिड बॉडी, जो भी एक रिजिड बॉडी होती है उसकी रोटेशन को डिस्कस करते हैं। ये इसका पर्पस होता है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट ऑफ बॉडी, कि आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है वो अपने फिक्स पॉइंट के राउंड वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आप इसके कह सकते हैं कि इज इक्वल टू रिलेशन अबाउट अ लाइन विच पास थ्रू पॉइंट। इसमें देखें ये यूलर थ्योरम होता है ना, ये चीज़ के इक्वल होता है dA/dt ओमेगा मल्टीप्लाई a। इसमें आपके पास कोई भी क्या है, रिजिड बॉडी है, और वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये स्पीड हमें कौन बताता है, यूलर थ्योरम बताता है। कि उसकी जो रोटेट करने की स्पीड है कि वो एक उनके एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के जो अराउंड अबाउट वो जो आपके पास रिजिड बॉडी है वो इस फिक्स पॉइंट्स के मतलब अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। और वो फिक्स पॉइंट है उसका, उससे जो उसका पॉइंट वो इस डिस्टेंस, जो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही उसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स कि वो बिल्कुल एक सर्कल में रोटेट कर रही है। किसके गिर्द, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रही है, और वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, ये चीज़ हमें कौन बताता है, यूलर थ्योरम बताता है। नेक्स्ट है जी आपके पास ये इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने याद करनी है शॉर्ट के लिए। उसके बाद है जी चेसलेस थ्योरम। कि चेसलेस थ्योरम क्या होता है, ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट मोस्ट जनरल रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन अलोंग अ लाइन। ये आपके पास बताता है कि एक ट्रांसलेशन को, कि एक जो बॉडी है वो एक लाइन में कैसे मूव कर रही है और वो रोटेट कैसे कर रही है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। तो ये हमें क्या बताता है, ये चेसलेस थ्योरम बताता है। इट स्टेट्स दैट मोस्ट जनरल रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन अलोंग अ लाइन। जो ट्रांसलेशन के लिए हम सक्रिय एक्सिस का नेम देते हैं, या प्रोसीड बाय रोटेशन या रोटेशन अलोंग अ लाइन। ये हमें ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के बारे में बताता है कि रिजिड बॉडी कैसे रोटेट कर रहा है और कैसे वो एक लाइन में मूव कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन में आपने ये पॉइंट राइट करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एमसीक्यूज में ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं कि एक आपके पास रिजिड बॉडी है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर है यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इसमें जो 3 ऑफ दिस, इन 6 में जो 3 हैं वो रोटेशन के हैं और 3 क्या है, ट्रांसलेशन के हैं। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। चेसलेस थ्योरम की स्टेटमेंट को याद करना है और उसके एक्सप्लेनेशन में ये पॉइंट्स याद करनी है। ये आपके लॉन्ग के लिए, आपके शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए बहुत अहम है। 6 डिग्री, और ये आपके एमसीक्यूज में भी रिपीट होते हैं कि 3 उसमें रोटेशन के होती हैं, 3 उसमें ट्रांसलेशन की होती हैं। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 110। इसमें काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स होते हैं ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स के जिसमें हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फ्रेम फोर्स। मतलब इसमें कोई भी आपके पास बॉडी है, आप उस पर फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे, फिर भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। इसमें हम इस तरह की ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जिनकी में मोशन होती है लेकिन उस पर फोर्स को अप्लाई करने के बगैर वहाँ पे मोशन हो रही होती है। ये डेफिनेशन याद करनी है आपने। उसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं इसके कि डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ये सारे क्या हैं, फीचर्स हैं रिजिड बॉडी के, और ये भी आपने याद करने हैं। स्पेस किसे कहते हैं, दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट, पोजीशन, डायरेक्शन। स्पेस में हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट को, पोजीशन को, डायरेक्शन को, डिस्प्लेसमेंट को। इसमें हम लेंथ को भी डिस्कस करते हैं, और लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं, फीट,
फीट, मीटर, माइल्स, ये इसके यूनिट्स होती हैं। ये आपको पता है स्पेस में, बस आपने अगर वो आपसे स्पेस के बारे में पूछे तो आपने बताना है कि इसमें हम लोग पॉइंट को, पोजीशन को, डायरेक्शन को, डिस्प्लेसमेंट को, लेंथ को, इन सब को डिस्कस करते हैं। टाइम में हम क्या करते हैं, टाइम के यूनिट्स आप राइट कर सकते हैं इसके, और सेकंड, ईयर्स, माइल, ये इसके यूनिट्स होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक इवेंट है वो टेकिंग प्लेस होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, उसके लिए एक इवेंट को होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये टेकिंग प्लेस आफ्टर, बिफोर अनदर इवेंट, कि एक इवेंट हो रहा है, एक अनदर इवेंट, एक और इवेंट होने लगा है तो इसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये सारा हमें ये टाइम हमें बताता है। ठीक है, हाउ मच टाइम वन इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर, बिफोर अनदर इवेंट, तो इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी आपके पास मैटर, यूनिट और टाइम्स आपने राइट कर देने हैं। उसके बाद है मैटर में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, मैटर से मिलकर बनते हैं। और इसमें हम लोग मैस को डिस्कस करते हैं जिसके यूनिट्स होती हैं ग्राम एंड किलोग्राम। और याद रखिएगा कि मैस का टाइम से कोई भी लेना देना नहीं होता, मैस में जस्ट किलोग्राम पर ग्राम होता है और ये मैटर में होता है। ये था आपके पास मॉड्यूल नंबर 101 से मॉड्यूल नंबर 110 तक। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट मॉड्यूल्स में आएंगे, इंशाल्लाह हम उसका भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको कुछ शॉर्ट टिप्स बताऊंगी कि MTS 622 में एक अच्छी से GPA लेने के लिए आपको इनके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पर लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।